प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास पश्चिम बंगाल कोलकाता से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जैसे जैसे आप कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम देखते जाते हैं, वैसे वैसे ग्रहों को समझना आसान हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि कुंडली अध्ययन के माध्यम से आप ग्रहों के प्रभावों को और अपने जीवन को बड़ी सरलता से जान पाते हैं। ये जो ज्योतिष विषय है, इसमें शास्त्रकार लिखते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात्। त्रुटि से लेकर के प्रलय काल तक की जहाँ काल गणना होती है, वहाँ ज्योतिष शास्त्र उस सम्यक तरीके से उसका अध्ययन करता है। जहाँ पलकें जो गिरती हैं आँखों की, इसमें भी भेद होता है। इसमें भी एक पलक कुछ पल विपल त्रुटि के लिए कलाकाष्ठा, ऐसे समय के काल की ये गणना है। तो उसमें एक पहले गिरती है और एक बाद में गिरती है। दो कमल के पत्तों को जब एक साथ छेदा जाता है, तो उसमें से एक कमल का पत्ता पहले छेद दिया जाता है। छेद उसमें पहले होता है। पहले आर पार जो सुई से छेदेंगे तो एक पहले होता है, दूसरा बाद में, दोनों एक साथ नहीं होता। तो जो वो बिल्कुल छोटे स्तर का जो अंतर होता है, वो ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। पृथ्वी तत्व का पृथ्वी में मिल जाना, अग्नि तत्व का अग्नि में मिल जाना, वायु तत्व का वायु में मिल जाना, आकाश तत्व का आकाश में मिल जाना ही प्रलय होता है। क्लियर है? आइए विषय पे लेके आता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये माइक बार बार नीचे हो जाता है। वृष लग्न की कुंडली बनी है। वृष लग्न की कुंडली बनी है और जातक का जन्म हुआ है अधिक ज्येष्ठ माह में। अधिक माह में जन्मे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली ही क्या, वो सौभाग्यशाली होने के साथ साथ यशस्वी भी होते हैं। यशस्वी होने का अर्थ होता है गुरु और चंद्रमा का कोई तो संबंध बनना चाहिए, पर यहाँ गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 6वें 8वें बैठे हैं। इस वजह से कुंडली के प्रभावों में कमजोरी थोड़ी सी होगी और व्यक्ति थोड़ा जिद्दी या जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाला इंसान हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, तभी धन कमाएगा या तभी पैसे बचा पाएगा। वैसे क्रोध पर नियंत्रण बड़ा अच्छा होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति इस कुंडली के मारकेश होते हैं, मतलब मंगल ही इस कुंडली के मारक होंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं अष्टम भाव के स्वामी के साथ। सप्तमेश अष्टमेश, अष्टम और 12वें भाव के स्वामी एक साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, और साथ ही साथ शनि बैठे हैं दशम और नवम भाव के स्वामी, जो माता का सुख देते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्ति कृतज्ञ होता है, परोपकारी होता है, पर और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आगे बताऊंगा। मंगलवार कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, यहाँ के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन आगमन हमेशा होता रहता है, धन की समस्या नहीं रहती है और ओवरऑल ये कुंडली धनवान बनी रहेगी। उसका एक कारण ये भी होगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र और बुध जैसे दो अच्छे ग्रह बैठे हैं या दो शुभ ग्रह बैठे हैं। इस वजह से प्राइमरी एजुकेशन, बुद्धि, अनुभव, ज्ञान और परिणाम की प्राप्ति, ये सब लगभग टाइम पे होता रहेगा। श्रवण नक्षत्र, जिस पे भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है, इसके स्वामी देवता भगवान विष्णु हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चिरचीटे की जड़ गुरुवार को या रविवार को अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐन्द्र योग में जन्मे लोग इंद्र की भांति होते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण यहाँ पे जातक में तामसिक प्रवृत्ति तो नहीं, पर राजसिक और सात्विक तो निश्चित रूप से रहेगी। मतलब व्यक्ति रजस तत्व से प्रभावित है और सात्विक प्रवृत्ति वाला है। तो वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति अपना लाभ पहले चाहता है, थोड़ा स्वार्थी भी होता है और दूसरों की प्रगति देख करके थोड़ा जलने वाला भी होता है। जैसे व्यापार में आपस में दो लोग रह रहे हैं, एक बगल में दूसरी दुकान, दूसरी बगल में है, तो
प्रायः ऐसा होता है तो ये वैश्य वर्ण के कारण होता है। और देवगण के कारण शुचिता का पालन करना, धर्म में रुचि रखना, पुराणों का अध्ययन करना, ब्राह्मणों का आदर करना, गुरुजनों का सत्कार करना, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो देवगण के कारण होती हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अगर नक्षत्रों के बारे में, मैं बात कर रहा था रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण की। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी बुधदेव होते हैं। रोहिणी नक्षत्र पे चंद्रमा का प्रभाव होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मतलब जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ वो नक्षत्र श्रवण है, और जिस नक्षत्र के लग्न में जन्म, लग्न बीता है, लग्न वृष लग्न है, और रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हो गए चंद्रमा। उसके बाद नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी हो गए बुधदेव, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो श्रवण नक्षत्र है, वो भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है, और चंद्रमा पहले ही शुभग्रह बने बैठे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा, बुध और वापस फिर से चंद्रमा, इस हिसाब से कुंडली पे चंद्रमा का आधिपत्य ज़्यादा है। और दूसरा, चंद्रमा के लग्न में नक्षत्र का जन्म हुआ है, लग्न का जो प्रभाव है वृष राशि में, उसमें रोहिणी नक्षत्र बना, और यहाँ चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा जन्मे हैं लग्न के प्रभाव में, उसमें चंद्रमा और बुध का अंतर जब कभी भी आएगा, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो जातक के जीवन में प्रायः छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। या ये कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने में कभी कभी परेशानी महसूस होगी वो इसी चंद्रमा और बुध की दशा में होगी। द्वितीय भाव में शुक्र और बुध का बैठना और लग्न में सूर्य का बैठना, तो सूर्य के ठीक पीछे शुक्र और बुध बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति धन संचयन में विश्वास रखने वाला होगा, काफ़ी ठोक पीट करके धन लगाने वाला होगा, वाणी का शुद्ध होगा, अनुभव से युक्त बात करने वाला होता है, देखने में सुंदर, बच्चों का प्रेमी, उनकी चिंता करने वाला और हाजिर जवाब भी होता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं जो लग्न के अधिपति हैं, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति या व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त धन में लगा हुआ है। धनेश का धन भाव में बैठना, धन भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन शुक्र बैठे हैं धनेश और लाभेश का, या धनेश या लग्नेश का, या धनेश या पंचमेश का, या धनेश या भाग्येश का युति, इन दोनों ग्रहों का संबंध अगर धन, पंचम, चतुर्थ, लग्न आदि एकादशवें भाव से होता हो तो कुंडली धनवान साबित होती है। वो व्यक्ति मजबूत होता है, श्रेष्ठ होता है, धनवान होता है और राजसिक सुखों का भोक्ता होता है। तो यहाँ लग्न के अधिपति धन भाव में, धन के अधिपति धन भाव में, धन के कारक गुरु मित्र के संग और शनि के साथ बैठे हैं। तो जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी दशम और नवम भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ में बैठे हैं, तो व्यक्ति को मातृभूमि से प्रेम मिलेगा और माता से भी प्रेम मिलेगा। अनुशासन भी है, न्यायप्रियता भी है, न्याय का पाठ भी पढ़ता है, समझदार है और पुराणों का अध्ययन करने वाला है, लेकिन मन बुद्धि में कभी कभी वैमनस्य या भ्रम भी होता है, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं। लाभ भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना और नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना, साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, ये व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक, माता के सुखों का प्रभाव संपूर्णतया प्राप्त करने के साथ साथ अपने माता और पिता की तीव्र अच्छे तरीके से सेवा करने वाला होता है। श्रवण कुमार की भांति उसके भी बालक उसकी सेवा करते हैं और ये जातक भी सेवा करने वाला, सेवा परायण होता है। शुक्र वक्री है 6 अंश के, तो उनका कुछ प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे दिखेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को नेत्रों से समस्या होगी, क्योंकि वो अगर लग्न की तरफ शिफ्ट करेंगे और लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो कई बार नेत्रों से समस्या देते हैं। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं और राहु जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है, तो यहाँ पे कई बार आंखों की समस्या और भुजाओं में दर्द। हालांकि पराक्रमी यहाँ राहु बहुत अद्भुत तरीके से बना रहे हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जो राहु बैठे हैं वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, जहाँ का स्वामी जन्म कुंडली में उन्हें देख रहा है। तो जरा ध्यान से देखें तो राहु जहाँ बैठे उनके ठीक पीछे 2 शुभ ग्रह, और राहु जहाँ बैठे उनके ठीक भाव का स्वामी उन्हें देख रहा है, उनके ठीक आगे गुरु मंगल बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली में राहु की दशा भी अच्छी दशाओं में से एक मानी जाएगी, या दशा भी अच्छी जाएगी। वो राहु बैठे हैं 29 अंश के, तो ढलान पे हैं, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ये एक सामान्य बात है। पर पैतृक संपत्ति, कुटुंब का धन, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, वाणी का प्रभाव, सकारात्मक बिहेवियर
और एक अच्छा खासा जीवन, शुद्ध जीवन जीना जिसमें कोई लंबी गहरी बीमारी नहीं है, ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। चतुर्थ स्थान के स्वामी का लग्न में बैठना अपने आप में राजयोग होता है। लग्न के अधिपति का धन में बैठना अपने आप में धनयोग होता है। और चतुर्थ स्थान में दशम या नवम या एकादशवें भाव के स्वामी का बैठना भी अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, केंद्र के स्वामी केंद्र में और साथ ही साथ केंद्र के स्वामी केंद्र में। तो सप्तम भाव के स्वामी ने सप्तम को देखा और दशम भाव के स्वामी ने दशम को देखा, शनि ने, और जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी ने 8वें भाव को देखा। तो बड़ा विचार करिए कितनी अच्छी बात हो गई। शनि ने अपनी राशि को, मंगल ने अपनी राशि को, गुरु ने अपनी राशि को। शनि की दृष्टि लग्न पे, लग्नेश धन भाव में। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे, राहु की दृष्टि चंद्रमा और एकादशवें भाव पे। एकादशवें भाव के अधिपति शनि और मंगल के संग बैठे हैं। ये इतनी अच्छी बात है जिसकी आप प्रशंसा नहीं कर सकते। एकादशवें भाव के स्वामी का संबंध अगर शनि मंगल से हो रहा है तो व्यक्ति एक जगह से नहीं, कई जगह से धन कमाने वाला होता है, तिकड़मी होता है। और सप्तम भाव के स्वामी अगर सप्तम को देख रहे हैं तो माता का सुख बढ़िया होता है। दशम भाव के स्वामी गुरु के साथ देख रहे हैं तो व्यक्ति समाज के निचले वर्ग को भी न्याय देने की बात करने वाला होता है और वो परस्पर साम्यवादी विचारधाराओं को पालन करने वाला होता है। एक समाजवादी दृष्टिकोण लेकर के आगे चलने वाला, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग उससे न्याय प्राप्त करता है। गुरु मंगल के कारण कम्युनिकेशन बेहतर होगा। शनि मंगल के कारण व्यक्ति देर से ही सही पर भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त करेगा। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का स्वग्रही लग्नेश के साथ बैठना व्यक्ति को बुद्धिमान और ज्ञानी, सुखी, संततिवान और श्रेष्ठ विचारधाराओं को प्रमोट करने वाला होता है। तो हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो गई? लग्न से लेकर के पंचम भाव तक की हो गई। तो अभी तक हमने आपसे लग्न पे चर्चा की, लग्नेश के धन भाव में जाने, शुक्र और बुध का प्रभाव, तीसरे भाव में राहु, चतुर्थ स्थान में गुरु मंगल और शनि के साथ पंचमेश के स्वग्रही होने का फल बताया। इसमें हम ये भी जान चुके हैं कि व्यक्ति की कुंडली के पंचांग की स्थिति क्या है, चंद्रमा शुभग हैं या पापक, ये जान चुके हैं। अब आगे छठवें भाव से यात्रा शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना और छठवें भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। छठवें भाव पे शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है और छठवें भाव के स्वामी जहाँ बैठे उनके ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं। तो जब कभी भी किसी भी भाव के ठीक पीछे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो कई बार यहाँ पे रोग व्याधि इसके कारण परेशान करेगी, क्योंकि इस भाव के स्वामी जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे क्रूर ग्रह बैठा और इस भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। उल्टे इस कुंडली के ऊपर, इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि प्राप्त हो रही है। कोई खराब दृष्टि तो प्राप्त नहीं हो रही है, पर सामान्यतया एक प्रभाव तो कमज़ोर वाला रहेगा, जो व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट देने वाला होगा और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के साथ साथ अपने काम के लिए आलसी, दूसरों को दिमाग देगा कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पर वही काम जब खुद पे करना हो तो वो व्यक्ति नहीं करता। दूसरों को सफाई के बारे में, अनुशासन के बारे में या जिम्मेदारी के बारे में खूब ज्ञान देगा, पर जब अपने बारे में वही बात करनी होगी तो व्यक्ति थोड़ा शांत सा नेचर पाल लेता है। पर एक अद्भुत बात क्या है कि जन्म कुंडली में इस भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, किसके साथ? धन भाव के स्वामी के साथ। तो जरा विचार करिए, तो धन भाव का संबंध ऋण भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। तो धनेश और ऋणेश जब कभी भी बनते हों और जन्म कुंडली में मंगल सिंह राशि के बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे तो वो बैठे हैं कहाँ? सत्रहंश के बैठे हैं। हालांकि ठीक है वर्गोत्तम होके बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ व्यक्ति के पैसे अटकने के चांस हो सकते हैं और शुक्र की दशा में बुध और गुरु का अंतर कई बार धन हानि भी करा सकता है। इस वजह से हमें जब कभी भी किसी को पैसे देने हों तो बहुत सावधानी से पैसे देने हों। इसे ऋण योग कहते हैं, इसे दारिद्र योग कहते हैं। जब ऋणेश का धन भाव से संबंध हो जाता है या जब कभी भी ऋण भाव के स्वामी धन भाव से बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति उसका ऋण लेता रहता है, भले वो किसी से मांगने ना जाए पर लोग उससे मांगने आते हैं और उसका धन नुकसान में जाता रहता है। हालांकि एक बात और है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी जब सप्तम भाव को देखेंगे तो कुंडली को मजबूती भी देंगे। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा। अब भाव का स्वामी है, भाव को देख रहा है, लेकिन जरा गौर करें तो इस भाव के स्वामी का संबंध शनि और गुरु से हो रहा है।
तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल का संबंध गुरु एकादशवां और दशम भाव के स्वामी शनि के साथ हो रहा है। तो व्यक्ति के दाम्पत्य में आने के बाद, दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद भाग्य का उदय और भाग्य का लाभ भी होगा, और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस बड़ी आसानी से, जल्दी से, सरलता से हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि अपने से पंचम भाव के अधिपति के साथ ग्रह बैठा है। गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र होते हैं, केंद्र में बैठे हैं, दिग्बल क्षेत्र से कमज़ोर बैठे हैं। तो मंगल का प्रभाव यहाँ थोड़ा कमज़ोर होगा, क्योंकि ग्रह बलवान नहीं है उतना जितना दशम स्थान में होता है। चतुर्थ स्थान में शनि मंगल घर में कलह का वातावरण अपनी दशाओं में देंगे, लेकिन गुरु अष्टमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, तो कई बार माता और पिता के घर परिवार को कमज़ोर करते हैं, या माता पिता के बीच में बहस का कारण बनते हैं, या कई बार माता पिता में से किसी एक की मृत्यु जल्दी हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और कई बार जब अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठेंगे तो पिता और माता किसी एक में से रुग्णता किसी एक को मिल जाती है, और दिमाग वहाँ भी बार बार जाता रहता है जहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सप्तम भाव की बात हो गई। अष्टमेश की बात हो गई। नवम भाव में ग्रहण लगा है, 29 अंश के केतु हैं और 22 अंश के चंद्रमा हैं। इस अवस्था के कारण पति और पत्नी में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन की स्थिति भी पैदा हो रही है। मतलब हमें शिव जी की पूजा करनी है, निरंतर अनुशासन का पालन करना है, कम्युनिकेशन पति और पत्नी के बीच में गड़बड़ न हो, विचार भविष्य को तलाशने वाले हों, और कभी भी भविष्य में नकारात्मक विचार न पनपे, ऐसे दिमाग में इस तरीके की बात बना करके रखनी है। नवम भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण कई बार व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करेगा, संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और इतना ही नहीं, उनके एजुकेशन को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के भाग्य और सामाजिक लाभ के साथ साथ पिता के लाभ को भी प्रभावित करता है, और साथ ही साथ जातक के कम्युनिकेशन को कमज़ोर करता है, और जो आत्मविश्वास होना चाहिए उसमें कई बार कमज़ोर करता है। शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। चंद्रमा के ऊपर सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है, और अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में ग्रहण में है, दोषयुक्त हैं, गुरु से षडाष्टक में है, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, इसका अर्थ होगा कि हमें सावधान होने की आवश्यकता है। दशम स्थान के अधिपति का दशम स्थान को देखना, और एक सिद्धांत है जो बड़ा ही नॉर्मल सा लेकिन बहुत मजबूत सिद्धांत है कि केंद्र का स्वामी अगर कोई पापग्रह बनता हो और केंद्र में ही बैठा हो तो वो तटस्थ हो जाता है और उसके अशुभ प्रभावों में कमजोरी आ जाती है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे शनि और मंगल दोनों तटस्थ होकर के अपने अशुभ परिणामों की कमजोरी और शुभ परिणामों की वृद्धि कर देंगे। मतलब क्या है कि अगर केंद्र का स्वामी पापग्रह बना, शनि मंगल बने, तो इनको 50 शुभ देना था और 50 अशुभ देना था। तो 50 शुभ तो पक्का मिलेगा, लेकिन 50 जो अशुभ था अब वो कम हो जाएगा, यानी कि अशुभ परिणाम अब 40-30 के बराबर आ जाएंगे। मतलब अब जातक के जीवन में जो समस्या 50% होनी चाहिए थी, अब वो समस्या 30% पे आकर के रुक जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे मंगल और शनि अपनी दशा काल में यहाँ से इस तरीके का भी परिणाम करते नजर आएंगे। एकादशवें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना ये महाभाग्यशाली योग होगा। एकादशवें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना व्यक्ति को माता और पिता के साथ साथ टेबल के नीचे से भी धन कमाने वाला बना देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके धन कमाने की जो गति होती है वो बाकी के अन्य लोगों से बड़ी ज़्यादा होती है। उसका माइंडसेट बड़ा प्रोग्रेसिव और महत्वाकांक्षी विचारों वाला होता है। जबकि 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना माता को, इनके ठीक पीछे जरा देखिएगा तो राहु बैठे हैं, तो व्यय जो होगा वो लगातार रहेगा, क्योंकि व्यय 12वां भाव है। तो मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं, तो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी और व्यक्ति कई बार दूसरों को देता हुआ भी परेशान रहेगा। तो ये मंगल की दशा के कारण होगी और उनके पीछे राहु के बैठने के कारण होगी ये बात। तो मैंने आपको इतनी बात बताई कि इस तरीके का परिणाम लग्न चक्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम लग्न चक्र की यात्रा में लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं, पर इसमें अभी नक्षत्र वाली बात बाकी है। नक्षत्र में अगर बात करते हैं तो सूर्य 19 अंश के बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, जिसके कारण व्यक्ति धनी होता है। चंद्रमा बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, इसके कारण व्यक्ति अभिमानी तो नहीं होता पर स्वाभिमानी जरूर होता है, और निश्चित रूप से वो जातक इमोशनल भी होता है और व्यक्तित्व की रखवाली करने वाला होता है। वो दूसरों को सपोर्ट करने वाला होता है, गुरु मंत्र का जप करने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, जिज्ञासु होता है, भाग्यशाली होता है और दानी होता है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति को जीवन में व्यय रहेगा।
और वो काफ़ी आलीशान बंगले का स्वप्न देखने वाला भी होता है। आलीशान बंगला हो, सुंदर संतान हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर तरीके से घर सजाया हुआ हो, इस तरीके का उसका मन होता है। बुद्धदेव जो बैठे हैं वो व्यक्ति को दिमागी बना रहे हैं, और अगर एक बार किसी से बातचीत करना बंद कर दे तो दोबारा वो फिर से वापस उसे क्षमा करने की स्थिति में नहीं जाता। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, या जब तक सामने वाला उधर से बातचीत शुरू ना करे तब तक व्यक्ति इधर से शुरू नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बॉर्डर लाइन बन रही है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको दानी और परोपकारी बनाने के साथ साथ धार्मिक बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में व्ययी बना रहे हैं और पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला सुंदर बनाते हैं। धन भाव से शुक्र का संबंध तो वैसे भी बड़ा धनवान बना देता है। उसके साथ शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शनिदेव के कारण वात जनित समस्या, कई बार मानसिक प्रभाव, या कई बार निगेटिविटी या आंतरिक कमजोरी, या कई बार अकेलेपन का शिकार व्यक्ति शनि की दशा में होता है। राहुदेव आपकी कुंडली में आपको मेहनती बना रहे हैं और साथ ही साथ दिमागी बना रहे हैं, और केतुदेव आपको धार्मिक और दानी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। अब जरा एक बार और समझते हैं कुंडली को। लग्न के अधिपति का धन में जाना धन योग है, धन के अधिपति का धन में बैठना धन योग है, तृतीय भाव के स्वामी का तृतीय भाव को देखना पराक्रम का परिणाम देने वाला होता है, भाइयों का सुख मिलता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का लग्न में बैठना राजयोग होता है, सुख की प्रवृत्ति देते हैं। पंचम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में धन भाव बैठना ये धन योग है। छठवें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के ऋण में जाना ऋण योग है, दरिद्र योग है, मतलब शुक्र की दशा में सावधानी आवश्यक होगी। सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव को देखना ये महा बढ़िया अच्छी बात हो गई। अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव को देखना, यहाँ गुरु भी बलवान, यहाँ मंगल भी बलवान। नवम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में और दशम भाव के स्वामी का अपने भाव को देखना शनि को भी बलवान बना देते हैं। एकादशवें भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना भी धन योग होता है, महालाभकारी, महाभाग्यशाली। और लग्न के 12वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के चतुर्थ में आना माता को रुग्णता और कई बार जिम्मेदारी मैंने पूर्व में बता रखा है। अब यहाँ से मैं आपको नवमांश और दशमांशा चक्र पे लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के नवमांश चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बने हैं, जहाँ दो परम मित्र एक साथ बैठे हैं, जो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। ग्रहों के मामले में यहाँ पे द्वितीय भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं ये संबंधों को नहीं तोड़ने वाला ऐसा बनाएंगे। चतुर्थ स्थान में जो मंगल और केतु बैठे हैं, ये मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहाँ भी मंगल चतुर्थ भाव में बैठे थे। ये पापी भाव के स्वामी यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। इसका अर्थ होगा कि कभी कभी मतभेद जाहिर होंगे। और यहाँ राहु आक्रामकता दिखा रहे हैं। शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से। और ज़रा विचार करें तो दो ग्रह यहाँ और एक ग्रह यहाँ, तो टोटल 2 2 4 1 5 ग्रह केंद्र में आ गए। छठा ग्रह स्वग्रही, 7वां घर मित्र की राशि में, और राहु और केतु भी केंद्र में आ गए। इसका अर्थ होगा कि नवांश अच्छा बना है, मजबूत बना है, जो विवाह में स्थिरता प्रदान करता है, एक अच्छा दृष्टिकोण देता है, सामरिक माहौल विकसित होता है। सामान्यतया एक अच्छा दाम्पत्य मैं इस कुंडली में देख रहा हूँ। लग्न कुंडली में सूर्य वृष राशि में और नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में वर्गोत्तम होने के कारण बलवान होंगे और अच्छा परिणाम करेंगे अपनी दशा में। बुधदेव मिथुन राशि में, यहाँ बुधदेव बैठे हैं मकर राशि में, यानी कि यहाँ से उठ करके वो मकर में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में पत्नी को बीमार बनाएंगे, वात पित्त कफ की परेशानी होगी। शुक्रदेव भी मिथुन राशि में बैठे हैं और यहाँ पे वो धनु राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से उठ करके वो सप्तम भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ ये भी होगा कि शुक्रदेव की दशा में व्यक्ति का व्यापार, दिनचर्या, दाम्पत्य, परिवार और नौकरी आदि, पद प्रमोशन आदि मिल सकता है। राहुदेव यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ पे राहुदेव मीन राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु यहाँ से नवम घर की यात्रा कर रहे हैं, राहुदेव की दशा अच्छी जाएगी। गुरुदेव सिंह राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, यहाँ से एकादशवें भाव की यात्रा कर रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा लाभदायक होगी, लाभ देने वाली होगी। मंगलदेव सिंह राशि में बैठे हैं, मंगलदेव कन्या राशि में बैठे हैं, अपनी दशा से धन भाव में जा रहे हैं, धनदायक होंगे। शनिदेव सिंह राशि में बैठे हैं, यहाँ पे शनिदेव धनु राशि में बैठे हैं, यहाँ से वो जा रहे हैं कहाँ, नवम भाव में, पंचम भाव की स्थिति यात्री बन रहे हैं। इस वजह से शनिदेव की दशा भी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि देने वाली बनेगी। जबकि नवम स्थान में 10 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे, यहाँ मकर राशि में थे, यहाँ कर्क राशि में आ गए। सप्तम भाव की यात्रा करें तो चंद्रमा की दशा में व्यापार, दाम्पत्य, परिवार, पड़ोसी और दिनचर्या, ये सब चंद्रमा की दशा में अच्छा होगा। केतुदेव मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हैं। इस वजह से केतु की दशा में धर्म और यात्रा सुखद होगी।
नवमांश कुंडली में मिथुन राशि बनी है जिसके स्वामी अष्टम में बैठे हैं, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। इस वजह से विवाह में कई बार परेशानी भी देखने को मिलेगी, कई बार विवाह रुग्णता होती है या कई बार विवाह में थोड़े बहुत विलंब भी होते हैं। मंगल बैठे हैं मिथुन लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें और छठवें भाव के स्वामी होकर के, इस वजह से विवाह में संघर्ष देंगे। शनि बैठे हैं जो अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कई बार जो समस्या होगी उसमें कई बार चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य हो जाए या कई बार जो मतभेद होगा वो कई बार लंबा खिंच सकता है। इस वजह से शनि की दशा में और मंगल की दशा में हमें दाम्पत्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। यहाँ के धन भाव के बाद पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? दशम स्थान में। ये बहुत उत्तम बात होगी। गुरु तुला राशि में, व्यक्ति स्वतंत्र कारोबार भी वक्त पड़ने पे कर सकता है। कन्या राशि के बुध स्वग्रही, ये भी व्यापारिक योग लगा रहे हैं। लग्न के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं, व्यापारिश के साथ उच्च के मंगल और शनि का परिवर्तन, मंगल और शनि का जो परिवर्तन हुआ है ये जातक को लाभदायक देने वाला, लाभ देने वाला होगा। मतलब कुल मिलाकर के कुंडली बहुत अच्छी बनेगी और निश्चिंत कुंडली बनेगी। अब मैं आपको इस कुंडली की बेसिक चीज़ों से आपका परिचय करा देता हूँ। व्यक्तित्व तो ठीक है, वाणी भी ठीक है, धन भी ठीक है और व्यय भी कुंडली का सुरक्षित है। इसके साथ साथ हमें मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हमें अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं करना चाहिए, त्यागने का बल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख 80% तक है। विद्या बुद्धि विवेक इन सभी चीज़ों में कभी कभी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। प्रेम कम मिल रहा है, रिकॉग्निशन कम मिल रही है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा छटपटाया हुआ सा है। नौकरी और व्यापार दोनों ही कर सकता है, व्यापार भी किया जा सकता है 100%। रिसर्च और फोकस के साथ कंसंट्रेशन पे ध्यान रखने की आवश्यकता। कम्युनिकेशन पति पत्नी के साथ ठीक रहे और सामाजिकता बनी रहे। इतना ही नहीं, ये कुंडली निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्राप्त कर जाएगी और कुंडली ऋण में नहीं मरेगी। क्लियर है? अंक के आधार पर आपकी कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा रहेगा और 3 अंक अच्छा रहेगा। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो कन्या और मकर हैं। धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए। संतान का सुख आपकी कुंडली में 100% है, संतति अनुभवी है और वो भाग्यशाली भी है। अष्टक वर्ग के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। अब होरा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। होरा चक्र के आधार पर शनि और मंगल की दशा कष्ट देने वाली हो सकती है, रोग दे सकती है, जबकि इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं वो सब आपके लाभ के लिए जाने जाएंगे। भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% बना हुआ है। शनि की दशा में, शुक्र की दशा में और बुध की दशा में नया भवन, नया वाहन और नया सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है। माता और पिता दोनों की कुंडलियों की स्थिति के आधार पर, द्वादशांश चक्र के आधार पर पिता और माता में से, माता और पिता दोनों के प्रेम अच्छे हैं। पिता का स्वभाव थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल या कनेक्शन ऐसा वाला बन रहा है, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली। संतान सुख इस कुंडली में 100% अच्छा है। संतति के आने के बाद करियर ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और किया है। उपासना पूजा पाठ आदि के लिए विषांसा चक्र देखा जाता है, उसकी कुंडली आपके साथ न्याय कर रही है। शनि की दशा में वात जनित समस्या होगी, शुक्र की दशा में पित्त जनित समस्या होगी, गुरु की दशा में कफ जनित समस्या होगी। इसके अतिरिक्त मंगल की दशा में आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। इतनी सारी चीज़ें हैं। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का अच्छा रहेगा। ग्रह के बल के आधार पर सूर्य और चंद्रमा 50% परिणाम कर रहे हैं, मंगल 100% परिणाम करेंगे, बुध गुरु और शुक्र भी 50% परिणाम कर रहे हैं, शनिदेव कमज़ोर परिणाम कर रहे हैं, राहु और केतु 25% का परिणाम कर रहे हैं। आपकी कुंडली के लिए अंश बल में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विद्यमान है वो आपकी कुंडली में बैठे हैं 26 अंश के शनिदेव, जो आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। नवांश कुंडली में वो सप्तम भाव में दिग्बली या अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, नौमेश होकर के, इस वजह से अच्छे होंगे। शनि की दशा भी सामान्यतः ठीक बीतेगी। दूसरे नंबर पे जो अमात्य कारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में जो ग्रह बन रहा है वो चंद्रमा बन रहे हैं, जो आपकी कुंडली के पराक्रमेश हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह आपकी कुंडली में स्वग्रही है, इस वजह से चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, नवांश कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भी शनिदेव ही बनते हैं। लग्न कुंडली में शनिदेव केंद्र में बैठे हैं भाग्येश होकर के, नवमांश कुंडली में भी शनिदेव केंद्र में बैठे हैं भाग्येश होकर के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का भाग्य है
थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। गुरु और शनि जैसे दो ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान पे है, इस वजह से करियर थोड़ा देर से एक्टिव होता नजर आता है, लेकिन स्थिरता भी बनी रहती है। क्लियर है? नक्षत्र में अगर दान करना होगा तो श्रवण ठीक है, उत्तरा, फाल्गुनी, आर्द्रा, रोहिणी, पुनर्वसु और हस्त किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन मैंने बुधवार और शुक्रवार का कहा है। रंग आपके लिए बुधवार और सफ़ेद अच्छा रहेगा। रत्न जो आप जीवन भर धारण कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इस कुंडली के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य आप सदैव धारण कर सकते हैं। क्लियर है? मैत्री, कन्या और मकर वालों से कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।